आज की शाम शोहदाए पाकिस्तान के नाम। जीत की सोच में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और जीत की सोच का जहां से आपसे नाता टूटा था वहीं से अब दोबारा से आगाज हो गया है। जहां से पीएसएल रुकी थी वहीं से पीएसएल का आगाज हो गया है। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच था, वहीं से मैच रोका गया था, वहीं से मैच का आगाज कर दिया गया है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान लुकमान अली। आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ने एक मरतबा फिर से एक खूबसूरत समा देखा, एक खूबसूरत माहौल देखा, एक पाकिस्तान के परचमों के साथ नारे बुलंद होते देखे। रावलपिंडी स्टेडियम में देखा कि आज पाकिस्तानी कौम एक मरतबा फिर से पुरअज़्म दिखाई दी। वो जो जंग का माहौल था, जो पाकिस्तान ने अपनी फतह के झंडे गाड़े, और उसके बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर फैसला किया कि हम पीएसएल को वहीं से शुरू करेंगे जहां पर पीएसएल रोकी गई थी। तो आज पीएसएल का बाकायदा दोबारा से आगाज हो गया है। रावलपिंडी स्टेडियम से इसका आगाज हुआ है और आज एक मरतबा फिर से एक रंगारंग तकरीब हुई और साथ में अफवाज पाकिस्तान के वो शुहदा जो दिफाए वतन में अपनी जानें जिन्होंने दी, उन सबको खिराज अकीदत पेश किया गया। आज की शाम उनके नाम की गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के 3 दिनों को पाकिस्तान अफवाज के नाम किया है। एक दिन पाकिस्तान की बर्री अफवाज के नाम, एक दिन पाक बहरिया के नाम, और परसों का दिन पाकिस्तान फजाया के नाम किया गया है। वो पाक फजाया जिसने दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं। और आज के दिन स्टेडियम में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुद भी पहुंचे और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और आर्मी चीफ उन नारों का जवाब देते रहे। और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में आज रावलपिंडी स्टेडियम में क्राउड उमड़ कर आया और क्राउड ने, शहरियों ने, पिंडी के शहरियों ने, रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों ने और दोनों टीमों के क्रिकेट फैंस ने आज साबित किया है कि पाकिस्तान सबसे पहले है। और यही झलक आज रावलपिंडी स्टेडियम में हमें देखने को मिली है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी वहां पर मौजूद थे। एक दिल फरेब मंजर था जब पाकिस्तान के नारों पर पूरा स्टेडियम झूम रहा था। तो यूं कहिए कि पाकिस्तान ये आज़म कर रहा है कि हम एक पुरअमन कौम हैं, हम एक पुरअमन मुल्क हैं, लेकिन अपने दिफा का हक रखते हैं। जब भी कोई मैली आंख से देखेगा तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा और इसी तरह से मुत्तहिद होकर जवाब दिया जाएगा। यही पाकिस्तानी कौम का आज़म है और यही आज रावलपिंडी स्टेडियम में सबने देखा, दुनिया ने देखा है कैसे हम जंग के माहौल से निकले और फिर से हम उसी उड़ान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और हमारे आज के मैच पर भी डिस्कस करेंगे और मजमूई तक जितने मैचेस हो चुके हैं उसको भी अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। आगाज़ में अपने पैनल का तारुफ करवा देता हूं आपके साथ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुश्तबा हसन। मुश्तबा काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्तबा, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसी तरह से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ अवान साहब। डॉक्टर साहब क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम है जो क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते हैं, क्रिकेट पर तबसरा करते हैं, तजिया करते हैं, बात करते हैं। उन बड़े नामों में एक नाम है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। आज की डिबेट का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो मैच चल रहा है वो है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। अगर देखा जाए तो मजबूरी तौर पर कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए जो टारगेट दिया 238 रन का टारगेट दिया पेशावर ज़ल्मी को, और पेशावर के इस वक्त 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं लेकिन बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं। और दूसरी जानिब देखा जाए तो आज कराची की तरफ से उनके कैप्टन ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 86 रन किए वार्नर ने, जेम विंस ने 72 रन किए 42 बॉल पर, और एक जबरदस्त इनिंग मिली 15 बॉल पर 43 रन की, वो है खुशदिल शाह की जानिब से, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, 286 का स्ट्राइक रेट था। कमाल की इनिंग उनकी तरफ से आई। और बॉलिंग की बात की जाए अगर पेशावर की कैसी रही है तो यहां पर सिर्फ 2 विकेटें ली हैं लुकी वुड ने, बाकी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बात करते हैं डॉक्टर साहब आपसे, आज की डिबेट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने सवाल ये रखूंगा कि सर जब हम ये बात करते हैं कि पीएसएल 2025, आपको पता है कि जो माहौल चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके बाद पीएसएल रुकी और भारत ने बराह रास्त खेल को टारगेट करने की कोशिश की और जो वो ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा था, एक ड्रोन रावलपिंडी स्टेडियम में आकर गिरा। यानी कि जो बैन-उल-अक़वामी खिलाड़ी वहां पर खेल रहे थे उस दिन जो मैच था, उन्होंने वहां पर क्रिकेटर्स को, क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्रिकेट को भी निशाना बनाने की कोशिश की। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने फिर से अपने मैदानों को आबाद कर दिया है? बहुत शुक्रिया लुकमान भाई आपका। सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान ने जिस जवामर्दी और जिस दिलेरी और जिस बेखौफी का मुजाहरा किया, शायद ही इस दुनिया में मौजूदा टाइम में कोई भी कौम कर सके। इसलिए कि जब हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे, हमारे मैदान आबाद थे और उस पर एक बुज़दिलाना
हमला तो किया ही गया, लेकिन पाकिस्तान ने जिस शीशा फैलाई हुई दीवार बुनियाद मरसूस बनकर दिखाया वो वाकई तारीफ के काबिल है। और उससे भी बढ़कर यह है कि अपने मेहमानों की हिफाजत भी की और उनकी वापसी को भी यकीनी बनाया, बल्कि कुछ और भी लौट कर आए जो जो पहले लेग में नहीं भी थे, वो भी बहुत सारे, जैसे एलेक्स हेल्स है और बहुत सारे प्लेयर जो पहले नहीं थे लेग में, वो भी अब आए। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान की कामयाबी का ये, और पाकिस्तान को जरूर उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया, स्टेडियम के ऊपर हमला किया। हालांकि उसी वक्त सेम टाइम पे धर्मशाला में मैच चल रहा था, 10 ओवर के बाद उनको लाइटें बंद करके लोगों को भगाना पड़ा, वहां से स्टैम्पीड हुई। तो उसके बावजूद पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया वहां पर, और मैच उनको रोकना पड़ा, हमें नहीं रोकना पड़ा। हमने बाहिफाजत सारे के सारे लोगों को वहां से निकाला और बखैर खूबी देखा दुनिया ने कि वापसी भी आज पीएसएल की पहले हुई आईपीएल से। तो यूं कहिए कि एक तो मैदान जंग में तो जो फतह हासिल की थी, दूसरे ये भी देखिए तो हमने क्रिकेट के मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में भी कामयाबी हासिल की। तो अब आते हैं आज के मैच की तरफ। तो मैच, डॉक्टर साहब मैच की तरफ मैं बाद में आता हूँ, मुश्तबा मेरे साथ मौजूद है, उनका भी एक कमेंट ले लें। मुश्तबा, आज की जो मैं देख रहा था अभी जो सूरत हाल थी रावलपिंडी स्टेडियम में, आर्मी चीफ वहां पर पहुंचे, चेयरमैन पीसीबी वहां पर थे, पूरा स्टेडियम झूम रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे, कौमी तराना, ऐसे लग रहा था आज दोबारा से री ओपनिंग हो गई है। और पहले वाली ओपनिंग भी बड़ी शानदार थी, लेकिन आज लगता है कि दोबारा से पीएसएल में एक नई जान पड़ गई है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले लुकमान बहुत शुक्रिया, और आपके इंट्रोडक्शन में आपने बड़ा ब्रीफली बता ही दिया कि आज का माहौल वहाँ पे कैसा था। तो मेरे ख्याल से आज पीएसएल की जो ओपनिंग से भी अच्छी है कि इन्होंने दोबारा जो रिवाइवल किया क्रिकेट का, तो भारत ने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी। आज का उन्होंने जो मैच एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि लोग डरे होंगे जंग के माहौल के बाद से, जैसे लोग शायद मैदान में ना आए, लेकिन आपने देखा कि आज ग्राउंड में पाँव रखने की जगह नहीं थी। आपने जब देखा स्टेडियम में पाकिस्तान के नारे लग रहे थे तो सब यकजुबान होकर वहाँ पे पाकिस्तान के नारे लगा थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके अलावा मोहसिन नकवी का आना, आर्मी चीफ का पाकिस्तान के मैच के लिए आना, पीएसएल के मैच के लिए आना, तो मेरे ख्याल से दुश्मन ने देख लिया कि पाकिस्तान टीम को आप नहीं हरा, पाकिस्तान को आप नहीं हरा सकते, ना आप जंग के मैदान में हरा सकते, ना आप खेलों में अलग कर सकते हैं। उनकी कोशिश थी कि ड्रोन अटैक से शायद इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो डर जाएं, और जैसे पहले पाकिस्तान में एक दफ़ा हो चुका है कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आ रहे थे, तो अब देखिए आज तो वो प्लेयर्स भी आ गए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो पहले नहीं आ रहे थे। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा भारत के लिए हम क्या कहा जा सकता है कि वो अपना आईपीएल तो शुरू ना कर सके, लेकिन हमारा पीएसएल तो उसी तरह शुरू हो चुका है, उसी तरह वैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग अपनी पूरी आन शान बान के साथ उसका आगाज हुआ है। चलें आज की एक मैच पर और पीएसएल पर बाकायदा डिबेट का आगाज करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज का, बल्कि अब तक का जो पॉइंट्स टेबल है वो सामने रखा जाए, क्योंकि अब पॉइंट्स टेबल की अहमियत बढ़ गई है। पॉइंट्स टेबल की अहमियत हर मैच में बढ़, हर रोज उसकी अहमियत बढ़ गई है। ये वो पॉइंट्स टेबल है जो अभी मैच चल रहा है, ये इससे पहले का, यानी कि जो आज मैच है, ये तो नतीजा जब आएगा तो यकीनन चेंज हो जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स यहां पर 9 मैचेस खेले हैं, 13 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पर है। कराची किंग्स यहां पर दूसरे नंबर पर है, 10 पॉइंट्स हैं उसके। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पहले नंबर पर रही थी कुछ अरसा, बल्कि कुछ मैचेस के तक, वो अब तीसरे नंबर पर है, उसके 10 पॉइंट्स हैं। चौथे नंबर पर लाहौर कलंदर्स है और उसके 9 पॉइंट्स हैं और 9 मैचेस में। पेशावर ज़ल्मी जिसका आज मैच चल रहा है, 8 मैचेस में 8 पॉइंट्स हैं। और यहां पर साथ में यह भी बता दूं कि पेशावर का एक और खिलाड़ी आउट भी हो गया है। मुल्तान सुल्तान्स के यहां पर 9 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स। मुल्तान का तो सफर खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो पेशावर और लाहौर का मैच आपस में पड़ रहा है ना पॉइंट्स टेबल पर, इस पर यहां से आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब, पॉइंट्स टेबल आपके सामने मैंने रखा, आज के मैच पर भी आएंगे, लेकिन ये पॉइंट्स टेबल क्या बता रहे हैं सर कि पेशावर के लिए आज का मैच जीतना कितना अहम है? देखिए, आज जो पेशावर के लिए मैच है वो अहम अपनी जगह पर, एक पॉइंट्स टेबल को बेहतर करने के लिए जरूर है, लेकिन शायद जो टॉप 4 में जगह बनाने की रेस है उसके लिए शायद इतना मैच अहम नहीं। उसके लिए अगला मैच अहम है, वो नॉकआउट मैच है बेसिकली लाहौर और पेशावर का। आज अगर हार भी जाती है तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होगा पेशावर को, लेकिन स्टिल कि लाहौर को वो हरा कर आगे आ सके। लेकिन मुझे लगता है कि पेशावर जिस तरह एक प्रेशर में खेल रही थी शुरू से, उससे बाहर निकल नहीं पाई। जो जीते भी मैच उन्होंने वो बहुत ही कन्विंसिंगली नहीं जीते थे, और जीत से ज्यादा जो अहम थी, पेशावर किसी भी मैच में अपना वो कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब नहीं हुई। जितना जोर उन्होंने मीडिया पर लगाया या अपनी शान शौकत पर लगाया, अगर वो उससे आधा भी अपनी कॉम्बिनेशन को बनाने में और अपनी बैटिंग ऑर्डर को ठीक करने में लगाते तो शायद रिजल्ट इससे कहीं मुख्तलिफ हो सकते थे। वो कुछ उनकी अनाई और कुछ जिद थी जिसकी वजह से वो अपनी टीम को बेहतर परफॉर्म करवाने में कामयाब नहीं हुए, जिसमें ओपनिंग पेयर से लेकर ओपनिंग पेयर का ना चलना भी इस साल से एक बहुत बड़ी निशानी थी कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन साथ साथ उनको वहीं पर बरकरार रखना, बाबर आजम का नीचे आकर ना खेलना,
मतलब ये कुछ ऐसी निशानियां थी और साथ साथ जो साहिब अयूब थे वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए ओवरऑल। पहले 50 के बाद फिर एक वन ऑफ इनिंग्स थी, लेकिन वो भी टीम को आगे ले जाने वाली नहीं परफॉर्मेंस थी, कि जिसकी वजह से आज पेशावर जिस तरह हम उनको रेट करते जी थे जी। कि पाकिस्तान के 2 या 3 प्लेयर वहां पर खेल रहे हैं जो परमानेंट हिस्सा है बाबर आजम समेत, तो उनको कहीं टेबल पर ऊपर होना चाहिए था, पहले पर नहीं तो दूसरे तीसरे पर जरूर होना चाहिए था। आज वो बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसकी अपनी थिंक टैंक का बहुत बड़ा कसूर है इसमें। तो आज का मैच अगर वो जीत जाए तो बहुत अच्छा फायदा जरूर होगा उनको, लेकिन स्टिल उन्होंने अगला मैच लाहौर के खिलाफ खेलना है। आज भी अगर देखें तो उनकी जी गलती यह है कि इस तरह के मैचेस जो नॉकआउट है इसमें प्रेशर पहले क्रिएट किया जाता है। आप टॉस जीतकर बैटिंग अगले को दे रहे हैं, और वो भी वार्नर जैसे बैट्समैन को, कैप्टन भी है, जो उनका पता है उनका एग्रेशन तो एक खास किस्म का है, और वो जिस तरह की बैटिंग कर रहा है कराची पिछले एक तवील से, तो उनके लिए 237 या 200 प्लस करना बहुत ही बड़ी बात थी। सही। बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन पेशावर के लिए 200 प्लस चेज करना एक बहुत बड़ी बात होगी। ये कोई चंबे से कम नहीं होगा अगर ये चंबे से पेशावर कम चेज नहीं कर होगा, जाए। लेकिन डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने टीम बनाई वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर वो टारगेट हासिल कर लेते हैं या 200 से ऊपर का टारगेट हासिल करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। पेशावर ज़ल्मी जीत के करीब जा रही है, लेकिन साथ में विकेटें भी गंवा रही है और काफ़ी सफ़र मुश्किल बनता जा रहा है। 178 पर उसके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के लिए। अच्छा मुश्तबा, जब हम बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, अभी तो मैच पर भी हम आते ही हैं थोड़ी देर में, लेकिन पॉइंट्स टेबल को जब हम देखते हैं कि आज के मैच से आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इससे नेक्स्ट वाला मैच जो है ना वो बहुत बड़ा अहम है। देखिए हर मैच अहम है और अब मेरे ख्याल से जितने भी टीमें सिवाय कोयटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान के जितने भी मैचेस हैं वो डू और डाई है हर टीम के लिए। पेशावर अगर आज का मैच हारता है तो कल उनके लिए मस्ट विन होगा, और अब सिर्फ मस्ट विन नहीं होगा बल्कि एक अच्छे रन रेट से जीतना भी उनके लिए ज़रूरी होगा। तो अगर वो हारता है तो लाहौर कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाएगा कि ठीक है कल हमने सिंपल एक मैच जीतना है और वो प्ले ऑफ में जगह बना लेंगे। इसी तरह अगर कराची की बात करें तो कराची के लिए भी मैच इतना ही अहम है जितना पेशावर और लाहौर के लिए है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट्स टेबल के देखें तो कल का जो मैच है दिन का वो तो एक डेड रबर मैच है। कोयटा अपना क्वालिफाई कर चुका है, जबकि मुल्तान जो है वो आखिरी मैच खेलकर इस PSL का सीजन से बाहर हो जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी मैच है ना उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मैच हार गए तो नेक्स्ट पे देखते हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त सब मैचेस जो हैं वो डू और डाई हैं। जो भी टीम खेलेगी वो यही सोच के खेलेगी। आज के मैच पर आते हैं, क्योंकि जो ही ये मैच का कोई नतीजा आ जाएगा अगर हमारे शो के दौरान, तो फिर उस पर मजीद बात कर लेंगे पॉइंट्स टेबल पर। लेकिन अभी कुछ बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज क्या हुआ कि एक ज़बरदस्त टारगेट दिया कराची किंग्स ने? पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग इतनी कमज़ोर है या फिर कराची किंग्स की बैटिंग इतनी अच्छी हुई और उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी अच्छी है कि वो अहलियत और सलाहियत दोनों ही रखती है कितने रन कर सके? देखिए, पेशावर को यह समझने की जरूरत थी कि कराची कहां पर स्टैंड करती है। हमें तो समझ आ रही थी कि डे वन से जो ही वार्नर ने ज्वाइन किया, थोड़ा सा उनका लीन पीरियड था स्टार्ट में अगर देखें, क्योंकि पेशावर उनको जेल होने में थोड़ा टाइम लगा। वार्नर पाकिस्तान में पहली दफा खेल रहे थे PSL में, तो उनको शायद लड़कों का उस तरह से पता नहीं था। उन्होंने बैटिंग पे शुरू से ही अगर आप देखें ना बड़ा डिफरेंटली उन्होंने बिहेव किया कि क्लियर कट उन्होंने बाहर के यानी कि फॉरेन प्लेयर्स को बैटिंग में तरजीह दी और बॉलिंग जो थी वो लोकल को तरजीह दी। इवन शुरू में एडम मिलने को उन्होंने खिलाया, वहां पर उन्होंने बाद में उसको भी बिठा दिया। जब मोहम्मद नबी को इन किया, उन्होंने आते परफॉर्म किया, तो उसके बाद उनका जो कमजोर पहलू था ना कराची का, वो सिर्फ ये था कि उनकी बॉलिंग सारी की सारी एक ही टाइप की थी। अगर आप देखें तो अब्बास अफरीदी, हसन अली, फवाद अली, एडम मिलनी, सारे राइट आर्म मीडियम पेसर थे। कोई आउट क्लास पेसर नहीं था, उनके पास स्पिन में कोई बहुत बड़ी ऑप्शन नहीं थी। लेकिन जब वार्नर उसके साथ जेल हो गया टीम के साथ बतौर कप्तान, तो फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और अपनी परफॉर्मेंस भी उनकी इतनी आला रही कि जब उन्होंने 235 34 या 35 जो मुल्तान के खिलाफ चेज किया था, तो फिर उसके बाद कराची एक वाज़े तौर पर बड़ा कंटेंडर बनकर सामने आ गया था कोयटा के साथ साथ। तो पेशावर ने बेसिकली अंडर एस्टिमेट किया या उनको समझ ही नहीं, अंडर एस्टिमेट तो मेरा नहीं ख्याल किया, लेकिन बाबर आजम डॉक्टर साहब आउट हो गए हैं यहाँ पर कि किस टीम को किस तरह से पकड़ना है। ये बिल्कुल उनके थिंक टैंक को समझ नहीं। हालांकि मेरे ख्याल में वहां पर इंतजाम उल हक, मोहम्मद अकरम, मुश्ताक अहमद, इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं शायद, लेकिन वो कुछ ना कुछ समझने से कासिर हैं। आज के मैच में अगर ले लें तो आपको पता है कि कराची की बैटिंग इतनी बड़ी है कि 200 प्लस वही टीम है जो करती भी है, पहले भी करती है और चेज भी करती है। फिर आप उसको पहले बैटिंग दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये काफी एक अजीब सा फैसला है। आपके पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है बॉलिंग में। सिवाय आज की परफॉर्मेंस देखें तो अली रजा ओवरऑल ठीक जा रहे थे, लेकिन आज उनका कॉन्फिडेंस भी शेक कर दिया। सिवाय लूक वुड के किसी ने कोई इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं की, बल्कि
15-15, 14-14, 15-15, 16-16 रन के एवरेज के साथ आज वो स्कोर खा रहे हैं। तो यहाँ पर कसूर मेरे ख्याल थिंक टैंक का टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग देना और वार्नर का एक अग्रेशन के साथ लगता है कि वार्नर ने भी जंग को जरा पर्सनल सा लिया है कि हमारी क्रिकेट को खराब किया तूने पीएसएल को, तो हम जवाब जरूर देंगे। और जिस खूबसूरती के साथ वापस आई है कराची, मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ी कंटेंडर है फाइनल के लिए क्वेटा के साथ। आप बहुत बड़ी बात करें डॉक्टर साहब। मुश्तबा, जब हम बात करते हैं आज के मैच की, तो उसमें इतने ज़्यादा रन्स करवा देना, पहले 237 रन, 238 का टारगेट सामने आ जाना, कमज़ोर बॉलिंग थी या बैटिंग भी बहुत अच्छी करके आज कराची? मेरे ख्याल से जब वार्नर खेलते हैं तो लुकमान भाई उसके बाद फिर दूसरी टीम के पास चांस नहीं होता कमबैक करने का। वार्नर ने अपने पूरे इंटरनेशनल कैरियर में भी देखा है, जब वो परफॉर्म करते हैं और स्पेशली जब पाकिस्तान के खिलाफ करते थे तो पाकिस्तान मैच वो एक साइड से हार जाता था। आज पेशावर के साथ भी कुछ ऐसे, उन्होंने टॉस जीत कर जब पहले बैटिंग का फैसला किया तो वार्नर ने वहीं पे आधा मैच जीत लिया था मेरे ख्याल से। उसके बाद जब वो बैटिंग करने आए तो उन्होंने कंडीशंस इंतहाई साजगार थी बैटिंग के लिए, उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की। इसके साथ 237 का जब पहाड़ खड़ा कर दिया तो पेशावर जाहिर सी बात है शुरू से अंडर प्रेशर था। T20 मैच में 237 जैसा पहाड़ हदफ अबूर करना कोई आसान काम नहीं है। और जब आपकी टीम में बाबर आजम जैसे प्लेयर हो जो निस्बतन आज अच्छा खेले, 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन जब तक बाबर आजम खड़े थे तो पेशावर का चांस मुझे नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने अब अच्छा, ये आप बड़ी अजीब बात कह रहे हैं कि बाबर आजम, देखें यार आज तो उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, 49 बॉल पे 94 रन, 94 रन किए हैं। आज अच्छी नहीं खेली है, इसमें कोई शक नहीं है बाबर आजम का, लेकिन फिर भी मुश्तबा कह रहे हैं कि वो अगर क्रीज पर रहते तो उनके लिए मुश्किल थी। मैं समझता हूँ कि आज तो यार उनके बहुत अच्छी इनिंग रही है उनकी। आज बहुत अच्छी इनिंग खेली, अभी आउट हो गया, लेकिन वो हमेशा की तरह मैच फिनिश नहीं कर सकते। मैं उनके पूरा कैरियर देख लें अगर, तो वो एक अच्छी, जब भी कोई बड़ा टारगेट हो अच्छी इनिंग जरूर खेलेंगे लेकिन मैच फिनिश नहीं कर सकते। चलें, और आज भी उन्होंने यही किया। कर सकते हैं। मुश्तबा कह रहे हैं कि आज तो बड़ी अच्छी नहीं खेली है, 49 पे 94 किए हैं, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर पाते। बाबर आजम आउट हो गए हैं। सर आज तो मेरे ख्याल में उन पर तनकीद नहीं बनती, या फिर बनती है उन पर बात करना इस तरह से? देखिए, जब आप थिंक टैंक का हिस्सा होते हैं तनकीद तो आपको सहना पड़ती है, और जब आप पर तकिया किया बैठी होती है टीम तो तब भी आप पर तनकीद बनती है। और जब आप पिछले 3 साल से तनकीद की जद में हैं तो आपको इसका जवाब बैट से देना पड़ेगा। नो डाउट उन्होंने अच्छी नहीं खेली, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द मैच हम देखेंगे यही कि रिजल्ट क्या रहा, कि पेशावर आगे क्वालिफाई कर गया या नहीं किया, क्या बाबर की इनिंग विनिंग कॉज के लिए थी या लूजिंग कॉज के लिए थी। जब ये सारे क्वेश्चन होते हैं तो अपने इंडिविजुअल स्टैट पैडिंग के लिए, नजर आने के लिए, दिखाने के लिए 200 का स्ट्राइक, एवरीथिंग इज, हम ये भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह सकते हैं कि क्या बाबर के अलावा बाकी 10 प्लेयर नहीं थे, जो बहुत सारा बात हो भी रही है, उन पर होती रहती है हमेशा। नो डाउट के बाकी 10 प्लेयर भी थे, लेकिन बाकियों पर तनकीद इस लिहाज से कम होती है कि आप मैच को फिनिश करके जाएं, या कहीं आप 200 के स्ट्राइक रेट के बावजूद अगर आप पहले से एक्सीलरेट नहीं करते 237 को चेज करते हुए, तो लेकिन मैच इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। 9 बॉल पे 47 रन चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। मैच बिल्कुल करीब आ चुका होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल हो गई है बाबर आजम की टीम के लिए। बाबर आजम अच्छा खेले, 94 रन किए। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पेशावर ज़ल्मी को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को एक मरतबा फिर शिकस्त दी है, और यूं पेशावर ज़ल्मी के लिए अब टॉप 4 में आने का जो सफ़र है वो मुश्किलात का शिकार हो गया है। और अब अगला मैच बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि वो मैच अगर पेशावर जीतेगा तो ही कहीं ना कहीं उसके लिए कोई रास्ता बन पाएगा। डॉक्टर हफीज़ अवान साहब, आज के मैच का नतीजा आपके सामने है। बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छे रन्स किए। आज उनकी जानिब से 49 बॉल पर 94 रन्स किए गए, लेकिन उनकी टीम आज जीत नहीं सकी है, और जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब क्या होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ डॉक्टर साहब? क्विकली अगर इस ओवरऑल मैच में अगर मैं बात करूं तो वो देखिए कि बज़ाहिर जब कोई कल को बैठ के देखेगा इस मैच को, उसको लगेगा कि बड़ा अच्छा मैच हुआ, पेशावर ने बड़ा अच्छा कम्पीट किया। 237 चेज करते हुए उन्होंने 214 किए, तो अच्छा कंपटीशन होगा। लेकिन अगर हम जो लाइव मैच देख रहे हैं तो हमें लग रहा है पहले बॉल से लेके अब तक पेशावर कहीं आपको मैच में नजर नहीं आया। बेशक मार्जिन आपको कम लग रहा है, इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, तो मुकाबला भी बज़ाहिर खूब लग रहा है। तो ये जो है ना धोखा होता है जब आप स्टैट्स को बाद में देखते हैं। तो जब लाइव मैच देखते हैं तो मुझे नहीं लगा पेशावर कहीं भी किसी भी वक्त मैच में था, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। तो ओवरऑल यही थिंक टैंक में बात कर रहा था कि उनको थोड़ा ना प्रॉब्लम रहता है कि वो मिस कैलकुलेट करते हैं हमेशा। कभी उनका एंड पे वो बात करते हैं कि हम
10-15 रन कम थे और कभी शिकायत करता है कि 10-15 रन हमने ज्यादा दे दिए, और ये 10-15 रन उनसे कभी भी मैनेज नहीं हो रहे। आज फिर उतने ही तकरीबन रन से पेशावर ज़ल्मी हार गए। तो मुझे लगता है कि उनको कोई थोड़ा सा दोबारा रीथिंक करने की जरूरत है। अगर बात करें कराची की 2 मिनट के लिए, तो कराची का जो मैंने कहा ना कि वार्नर ने एक नई रूह फूंकी है टीम में, जब से वो प्रॉपर जेल हुए उसके बाद उनकी बहुत कम शिकस्तें हैं। एक आध मैच ऐसा है जो नहीं हारना चाहिए था और वो हार गए। अदर देन दैट उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है, और उसमें जो अनसंग हीरोज है ना, जिनका बहुत कम नाम लिया जा रहा है, वो जरूर हाईलाइट होना चाहिए। वो पाकिस्तान टीम में भी जगह बनाने के बिल्कुल प्रॉपर जगह बनाने में वैसे तो खेल रहे हैं। मीर हमजा की बात करूं, उसको बहुत कम जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल में जब से उनकी बॉलिंग का तवाजन बेहतर हुआ है तो मीर हमजा के आने की वजह से हुआ है, क्योंकि उससे पहले कोई भी लेफ्ट आर्मर नहीं था उनके पास, तो सारे राइट आर्मर से खेल रहे थे। उनके पास कोई जो स्पिनर है अरफात मिनहास, उसको भी नहीं खिला रहे थे। तो मोहम्मद नबी के आने से और मीर हमजा के आने से उनकी बॉलिंग में एक वैरायटी आ गई है। और ऊपर से अगर देखें आज के मैच में भी देखें और उसके अलावा मीर हमजा की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें तो सारी की सारी बहुत ही अच्छी है। हसन अली ने बहुत नो डाउट यूं कह लें कि अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्म किया एसपीएसएल में, जो तो हम उनसे इतनी ज्यादा तवक्को नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो उनके ओवरऑल कॉम्बिनेशन ने कराची को बहुत आगे की राह दिखाई, और इस वक्त वो ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द टेबल खड़े हैं। क्वेटा के फौरन बाद अभी उनका मैच एक रहता भी है, तो हो सकता है वो टॉप भी कर जाए टेबल पर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कराची ने बहुत ही अच्छा एसपीएसएल को लिया है, मैच टू मैच गए हैं, लेकिन पेशावर टोटल कहीं खाइयों में, कहीं वो ढूंढते अपना रास्ता ढूंढ नहीं पाई। वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं पेशावर ज़ल्मी, और टीम तो बड़ी थी, नाम भी बड़ा था और साथ में प्लेयर्स भी बड़े थे, लेकिन उनके साथ क्या चल रहा है। मुश्तबा, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि चलें पॉइंट्स टेबल पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल अब अपडेट हो गया है और उस अपडेट होने के बाद अब कौन सी टीम स्टैंड कर रही है, अगले मैचेस जो कुछ बाकी रह गए हैं उनमें किन टीम को किसको हराना पड़ेगा, ये बड़ी अहम चीज़ है। खास तौर पर यहाँ देखा जाए तो कराची किंग्स 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे पर है, कोयटा पहले नंबर पर 13 पॉइंट्स के साथ, इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर 10 पॉइंट्स के साथ, लाहौर कलंदर्स इस वक्त 9 पॉइंट्स और साथ में पेशावर ज़ल्मी के हैं 8 पॉइंट्स। ये है सबसे अहम चीज़, यानी कि पेशावर और लाहौर का नेक्स्ट मैच है और यहाँ पर पेशावर के 8 पॉइंट हैं और लाहौर के यहाँ पर 9 पॉइंट्स हैं। चलें, मुल्तान का तो सफ़र वैसे ही ख़त्म हो गया हुआ है, मुल्तान तो अभी ना 3 में है ना 13 में। मुश्तबा, अगले मैच में क्या ऐसा हो कि पेशावर ज़ल्मी टॉप 4 में जा सकती है, या फिर लाहौर के साथ ऐसा क्या होगा कि वो टॉप 4 में जा सकती है, उसको क्या करना पड़ेगा और पेशावर को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मैच कितनी अहमियत रखता है? देखिए लुकमान भाई, क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो चुका है इस वक्त। मैच जीतो और आगे जाओ। लाहौर कलंदर अगर मैच जीतता है तो उनके 11 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो वो टॉप 4 में आ जाएंगे। अगर पेशावर अपना मैच जीतता है और लाहौर हारता है तो पेशावर जो है वो टॉप 4 में आ जाएगा। तो कल का मैच एक किस्म का क्वार्टर फाइनल आप समझ लें कि क्वार्टर फाइनल जो जीता वो आगे जाएगा, दूसरी टीम जो है उसका सफ़र तमाम हो जाएगा। तो कल का मैच इंतहाई दिलचस्प हो चुका है। अब पीएसएल सारा जो था देखा गया कि इतना कोई इंटरेस्टिंग मैचेस, क्लोज मैचेस देखने को नहीं मिले, लेकिन अब जब ये ग्रुप स्टेज खत्म होने वाला है तो अब देखिए कि इतना इंटरेस्टिंग सिनेरियो पैदा हो गया कि 2 में से 1 टीम आगे जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है इस टूर्नामेंट की कि आखिरी मैच तक आपको नहीं मालूम कि कौन सी चौथी टीम है कि वो आगे जाएगी। और अभी लाहौर का एक मैच पड़ा है, इसीलिए पेशावर का भी एक मैच है। तो कल का मैच इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और देखना ये होगा कि पेशावर जो है अपनी मैनेजमेंट जो देखते हैं वो बाबर आजम जो 11 है वो क्या करती है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करते आ रही है। ठीक है, वो मैचेस हारते हैं, लेकिन उनकी जो टीम है वो बड़ी बैलेंस टीम है। उनके अभी शाकिब अल हसन ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, और कल की जो अगर बात की जाए उनकी टीम कम्बिनेशन की, तो वो शाकिब के आने से उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों बड़ी अच्छी उनको स्ट्रेंथ मिल चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें बाबर आजम टीम को, तो मेरे ख्याल से बाबर आजम मैच आज हारे हैं और यकीनी तो उन्होंने स्कोर किया, लेकिन उनको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके अलावा भी उनकी कप्तानी भी अगर देखी जाए हमने, तो उसमें भी पहले टॉस जीत कर बॉलिंग करना और फिर कुछ ऐसे फील्ड चेंजेस करना बॉलिंग में। हम नेक्स्ट मैच पर कुछ बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो नेक्स्ट मैच है इसमें आपको लगता है कि पेशावर ज़ल्मी लाहौर को शिकस्त दे सकती है? हालत सबके सामने है उसकी, आज के मैच में भी जो कुछ हुआ। देखिए, लाहौर का जो सबसे बड़ा ट्रिकी पॉइंट है ना, वो है कि वो अग्रेशन से खेलते, वो हमेशा स्ट्राइक करते हैं, चाहे वो बैटिंग पहले करें चाहे बॉलिंग करें। अगर बॉलिंग करेंगे तो आप वो जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे और हमेशा
वो ऊपर से विकेट लेने की, देखिए उनके पास पेसर्स हैं नो डाउट, और फिर वो एग्रेशन के साथ बॉलिंग करते हैं कि वो आपकी टीम को बिल्कुल भी लिटा सकते हैं। तो जी, हो जी। सकता है कि पेशावर के लिए रास्ता और भी मुश्किल हो जाए। कराची फिर भी बॉलिंग उनकी उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी लाहौर की है, लेकिन वो मैनेज अच्छा करते हैं, कराची मैनेज अच्छा करती है, लेकिन लाहौर के पास जो एग्रेशन है वो शायद उसका जवाब पेशावर के पास ना हो। और सेकंड दूसरी बात ये है कि अगर वो बैटिंग भी पहले करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो बड़े से बड़ा टारगेट लगाएं। वो उस फेज में नहीं जाते कि हम कुछ मैनेज कर लें, 130-35 कर लें, ऐसा नहीं होता। या तो वो बहुत अच्छा खेल जाएंगे, 180-90 कर गया तो पेशावर के लिए वहां भी मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि बाबर ने आज जो इनिंग खेलनी थी वो खेल ली। तो कल के लिए जरूरी होगा कि वसाइम अयूब या कोई भी और उनका प्लेयर परफॉर्म करे, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे अगर पेशावर जीती है मैच तो हो सकता है जीत जाए, जिसके मुझे चांसेस बहुत ही स्लिम लग रहे हैं, क्योंकि बतौर टीम पेशावर ने अभी तक कोई इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि हम देखें जिस तरह कराची की, फिर अगेन बात करूंगा कि जिस तरह या क्वेटा की, उन्होंने बतौर टीम अपने अपने इम्पैक्ट दिखाए, लेकिन इसने बतौर टीम नहीं दिखाया। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज वन ऑफ हमें नजर आ जाती है, कभी अली रजा की तरफ से, कभी एक आध मैच बाबर की तरफ से, एक आध मैच साम अयूब की तरफ से, लेकिन उसके बरक्स अगर देखें तो किस तरह से काम लेना है, ये है असल काम। जिस तरह वार्नर ने काम लिया, देखो उन्होंने न्याजी से भी काम लिया, उन्होंने नबी से भी काम लिया, खुशदिल शाह से आज कितना जबरदस्त काम लिया। तो ये जो तीन उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में तीनों को एडजस्ट किया, बतौर ऑलराउंडर बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। आमिर जमाल इवन वो कि उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो इस्तेमाल है, ये है असल काम थिंक टैंक का और कप्तान का, जो समहाउ बाबर से नहीं मैनेज हो पाया। उनके पास मिचेल ओवन बैठे रहे पूरी सीजन, तकरीबन 8 मैच तक वो नहीं खेल सके, और बिलाकर वो यहाँ से छोड़ के कहीं और चले गए। तो उनका इस्तेमाल जो वहां बीबीएल में सबसे बेस्ट प्लेयर थे ओपन कर रहे थे, वहां पर सेंचुरियां कर रहे थे, यहाँ उनकी जगह ही नहीं बन पाई पेशावर में, जबकि पेशावर खुद कुछ नहीं जीत रही थी, और फिर भी आपके पास क्यों एक बड़े प्लेयर की जगह क्यों नहीं बन पाती? इसलिए कि यहाँ कुछ अनाई थी और कुछ अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए मिचेल ओवन को बादरे नाखास्ता ही सही, लेकिन यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि पेशावर उनको अपनी जगह देने को तैयार नहीं थी। अच्छा, ये इतनी सारी गलतियां की हैं मुश्तबा, पेशावर ज़ल्मी ने एक पूरा, मैं समझता हूं कि ऑपरेशन करके रख दिया पेशावर ज़ल्मी का डॉक्टर हफीज़ अवान साहब ने, लेकिन अब ऐसा क्या है कि पेशावर ज़ल्मी ये काम कर ले, इस तरह से थोड़ा प्लान कर ले तो वो लाहौर कलंदर्स को हरा सकती है? देखिए, सबसे पहले लाहौर कलंदर के जैसे उन्होंने या फिर ये नामुमकिन हो गया भाई, अब नहीं हो सकता? नहीं, क्रिकेट में कुछ चीज़ नामुमकिन या आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कल आखिरी मैच है और दोनों टीमों के पास 50% चांस है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ऐसा नहीं है कि लाहौर कलंदर जीतेगा ही जीतेगा, हो सकता है पेशावर की तरफ से कोई एक अच्छी नहीं खेल जाए। साइम अयूब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मोहम्मद हारिस उनके पास, अली रजा अच्छी बॉलिंग करता है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पेशावर को हम बिल्कुल राइट ऑफ कर दें। अभी ठीक है, कुछ उनमें हैं, खामियां हैं जो अभी नज़र आ रही हैं, लेकिन इट्स नॉट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट फॉर देम। अभी उनके पास कल एक मैच है और आखिरी चांस है, कल अगर वो हारते हैं तो इसके बाद यकीनी तौर बाहर हो जाएंगे। लाहौर कलंदर के पास थोड़ा सा ये है कि अगर वो अच्छा खेल गए तो वो फिर आपको बिल्कुल आउट क्लास कर देंगे। उनकी बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, अच्छा खेलेंगे तो दूसरी टीम को आउट क्लास कर देंगे, लेकिन जब वो नहीं अच्छा खेलते तो बिल्कुल ही वो बैठ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि क्या करना है। जैसे उन्होंने आपके जैसे पेसर्स उनके हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने पिछले एक मैच में आखिरी 2 ओवर में कोई तकरीबन 40-45 रन खा लिए थे, तो उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कल जो मैच होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसमें आप किसी भी टीम को फेवरेट नहीं कह सकते। दोनों टीमें एक ऐसी है कि किसी वक्त भी कमबैक करने की सलाहियत रखती है, तो मेरे ख्याल से कल दोनों टीमें अच्छी हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। डॉक्टर साहब, आज के इस पूरे शो में मैं एक चीज़ डिस्कस करवाना चाह रहा था, वो है खुशदिल शाह। 15 बॉल पे 43 रन किए। खुशदिल शाह जब आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी में आए तो बहुत सारी तनकीद हुई, मैं भी उनमें शामिल हूँ, जिसने बात की कि भाई ये कहाँ से आ गए हैं, और वाकई में हमें समझ नहीं आई थी कि ये कहाँ से आ गए हैं और कैसे आ गए, लेकिन वो साबित कर रहे हैं कि वो कम अज़ कम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है उनकी गेम में। आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं या कुछ आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं है, बस कभी कभार हो जाता है इस तरह? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है खुशदिल शाह ने बिल्कुल इम्प्रूव ही नहीं किया, इम्पैक्ट भी डाला है और नजर भी आया है, और उनकी इम्प्रूवमेंट ये मेरे ख्याल में, अगर लुकमान भी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, वो ये कि डिपेंड करता है कि आपका लीडर आपको कैसे यूज करता है। कि बार बार मैं कराची की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा कराची पे बात हो गई, तो वो उसकी वजह यही है कि वार्नर को समझ जो ही आई ना टीम की, तो फिर आप देखिए कि उसने कॉम्बिनेशन टूटने नहीं दिया। हालांकि इस पीएसएल की पहली लेग के बाद एक आध प्लेयर शायद उनका मिस भी हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी की पूरी टीम ऐसे ही खेल रही है जैसे वो फर्स्ट लेग में खेल रही थी। तो उनको जो तीनों प्लेयरों को मैंने नाम लिया, आपने खुशदिल शाह का को एक्सक्लूसिवली अगर पूछा, तो वो नो डाउट के बहुत अच्छा प्लेयर है, वो यूजफुल क्रिकेटर है,
बेसिकली अगर देखा जाए तो वो यूजफुल क्रिकेटर है। बॉलिंग में भी आपको साथ देता है, बैटिंग में जब भी उनको चांस मिलता है वो हमेशा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। साथ मोहम्मद नबी को, इरफान नियाजी को, इरफान वो जो अभी बात कर रहे थे मुश्तबा के जो वो 41 रन पड़े थे दोनों भाइयों को, लाहौर वालों को, तो वो न्याजी नहीं मारे थे। तो अगर आप देखें एक मैच अगर न्याजी निकाल जाता है, एक नबी निकाल जाता है, एक खुशदिल शाह निकाल जाता है, तो 3 मैच तो आपके 3 बंदों ने निकाल दिए। एक मीर हमजा निकाल जाता है, एक हसन अली निकाल जाता है, एक वार्नर खुद निकाल जाता है, तो आपके तो 9 के 10 मैच सारे के सारे मैनेज हो गए। तो ये जो सलाहियत है ना कप्तान के अंदर के किस प्लेयर को कब और कैसे यूज करना है, ये बहुत अहम है। हमारे जितने प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट नहीं हो सके, अगर आसिफ अली को लेके बहुत सारे, हैदर अली तक अगर मैं देखूं तो बहुत सारे आए और बहुत सारे चले गए, इफ्तिखार भी उसमें उनमें शामिल है, नहीं एडजस्ट कर सके। तो उसकी वजह यही थी कि हमने उनका यूज सीखा नहीं। अब जैसे अभी आपने बात किया खुशदिल शाह की, तो इन लोगों को आपको 10 ओवर नहीं देने, आपने चौथे नंबर पर इनको नहीं भेजना कि 10 ओवर बाकी है तो वो मैनेज करके खेलेंगे। लंबी नहीं जरूरत ही नहीं है, इनको चाहिए आखिरी 3 से 4 ओवर, 15 ओवर के बाद आएंगे, अपना इम्पैक्ट डालेंगे, 15 ओवर पर 45-40 करेंगे और वो चले जाएंगे। तो यही खुशदिल शाह ने एग्जैक्टली वही किया, और ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है, मैं इसको बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कहूंगा। उन्होंने और भी 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली है, लेकिन इसके पीछे बेसिकली उनके कप्तान का, उनके लीडर का हाथ है, वार्नर का। कप्तान का बहुत ज्यादा किरदार है इसमें। अच्छा मुश्तबा, जब हम आज बाबर आजम पर दोबारा से कुछ बात करते हैं, क्योंकि आज बहुत अच्छा खेले, आपको लगा है कि आज उनकी इनिंग को देखकर कि थोड़ा सा गेम का जो स्टाइल है वो उन्होंने चेंज किया आज के मैच में? 49 पर 94, आई थिंक 47 या 49 पर 94। जी ये बहुत कम होता है बाबर आजम की तरफ से। ऐसा रन्स तो करते रहे हैं मासी में, बहुत ज्यादा रन्स करते रहे, लेकिन बहुत कम बॉल पे बहुत ज्यादा रन्स करते हैं। देखिए बाबर आजम एक ऐसे फेज में जा रहे हैं कि वो अच्छा यानी भी कि उन्होंने खेलते हैं। मेरा सवाल करने का मकसद ये कि कहीं खुद से उन्होंने रियलाइज किया इस चीज को, या किसी ने उनको समझाया कि भाई आपके साथ ये मसला है, अपनी गेम को इम्प्रूव करें, दुनिया की मॉडर्न क्रिकेट है, तेज खेलें जाकर, कुछ फर्क पड़ा है उन पे क्रिटिसिज्म तो काफी अर्से से चलता आ रहा है। लेकिन अगर आज भी देखें बाबर आजम की शुरू की जो पहली 10, 15, 20 बॉलें थी वो देखें, और आखिर में देखें, उनको T20 क्रिकेट में आपके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा। आपने आना है और आपने 238 अब चेज करना है, तो आपने पहली बॉल से ही माइंड बनाना है कि आपने 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। बाबर आजम का ये है कि वो पहले आता है 10-15 बॉलें, उसको इतना टाइम चाहिए होता है कि वो आके क्रीज पे सेट हो, उसके बाद जब वो खेलना शुरू करता है तो अपना स्ट्राइक रेट तो बेहतर कर लेता है, लेकिन उस वक्त तक आपकी टीम बिल्कुल अंडर प्रेशर आ चुकी होती है। बाबर आजम का यही है कि वो एक तो मैच फिनिशर नहीं है, उसके पूरे कैरियर में देख लें तो कोई एक ऐसा मैच नहीं है जो उसने फिनिश किया हो। वो बेशक अच्छा खेल ले, 100 भी बना जाता है, लेकिन मैच तो किया ना यार उन्होंने, 152 वाला याद होगा आपको। वो एक मैच की बुनियाद पे वो आज तक पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, तो मेरे ख्याल से एक मैच तो है ना वो अगर 100 मैच में एक मैच खेल लिया तो आप उसको उस बुनियाद पे पूरे 2 साल तो नहीं खिला सकते ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज अवान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और मुश्तबा हसन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। आप सब शुक्रिया। आज के शो में हमने बात की, आज PSL का दोबारा से आगाज़ हो गया, और आज जो मैच हुआ है, इस ब्रेक के बाद जो मैच हुआ है, वो उस मैच में आज कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी है, और अब पेशावर का मैच है लाहौर कलंदर्स के साथ। अगर पेशावर लाहौर को हराती है तो टॉप 4 में जाएगी, वरना कोई रास्ता नहीं है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।